गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उस सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो चलिए आज जल्दी से फिर से हम लोग विद्युत परिपथ को शॉर्टली देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस पर भी चर्चा करेंगे बच्चों। तो मैंने आप सबको बताया था बच्चों कि जिस क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस पथ को, उस रास्ता को हम विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो एक जो विद्युत परिपथ होता है, जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आप बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी हम एक विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उसमें एक सोर्स ऑफ करंट होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और यह बैटरी कैसे बनता है, तो कई सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करने से बैटरी का निर्माण होता है, ये आप लोग जानते हो। उसके बाद से बच्चों एक चालक तार होना चाहिए, जो किसका बना होता है, धातु का बना होता है। धातु का बना हुआ चालक तार होना चाहिए, कंडक्टर वायर होना चाहिए, मेटल का बना हुआ। मेटल का बना हुआ क्यों, क्योंकि मेटल्स ही जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों, है ना। यह ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाते हैं, तो बच्चों जो एटम्स होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप जानते हो मेटल के एटम के केस में जो आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर नाभिक का जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नाभिकीय जो बल होता है आकर्षण का, वो बहुत कम होता है। नतीजा होता है कि उस मेटेलिक सैंपल में वो बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं, और यही फ्री रूप से घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। और यही कारण है कि जो धातु होती है वो विद्युत के सुचालक होती हैं बच्चों। प्रश्न आता है कि कहोगे कि सर जब धातु के अंदर इधर उधर घूमती रहती हैं, तब तो विद्युत धारा ऐसे ही बन गया उसमें। तो इसलिए विद्युत धारा नहीं बना, क्योंकि एक चालक तार के अंदर बच्चों अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो मतलब नेट जो फ्लो होता है वो जीरो होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए ये विद्युत धारा कंस्टिट्यूट नहीं करते बच्चों। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या हो गया, विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि पहला बैटरी होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, चालक तार होता है। चालक तार के बाद में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, या फिर, है ना, प्रतिरोधक रेसिस्टर हो सकता है। उसके बाद से बच्चों, है ना, अब एक स्विच होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। और फिर अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें बच्चों, तो कहता है कि स्विच के साथ में हमें यह जानना चाहिए कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है। तो इसे जानने के लिए हम एक डिवाइस लगाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीटर। क्या बोलेंगे बच्चों, एमीटर बोलेंगे। और फिर ये मान लीजिए हमारा जो बल्ब जल रहा है, यह बल्ब किस विभवांतर पर, किस पोटेंशियल डिफरेंस पर चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। इसको जानने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, एक वोल्ट मीटर भी चाहिए, जो ये बताएगा कि कितना वोल्टेज पर यह जो डिवाइस है, यह जो बल्ब है, यह चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो कौन कौन सी मुख्य चीजें हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट के, विद्युत परिपथ के, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ करंट हो गया,
ना, विद्युत का स्रोत जैसे सेल या बैटरी हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों, चालक तार हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्विच होना चाहिए, चौथा क्या होना चाहिए, तो एमीटर होना चाहिए, जिससे हम यह पता कर सकें कि हमारे विद्युत परिपथ में किस परिमाण का, किस मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है। और पांचवा अगर मैं बात करूं तो वोल्टमीटर होना चाहिए, जो यह बताए कि कितना वोल्टेज पर करंट का फ्लो हो रहा है। और फिर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए। तो ये प्रमुख अवयव हैं किसके, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के। कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला हो गया सेल या बैटरी, दूसरा हो गया चालक तार, तीसरा हो गया स्विच जिसको हम की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की। चौथा की अगर मैं बात करूं तो एमीटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, उसके बाद से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर आप लोगों के सामने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और वो सारे अप्लायंसेस दिखाए गए हैं बच्चों। तो देखेंगे सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट होता है, तो सेल या बैटरी। यहाँ दो सेल को हमने कनेक्ट कर दिया तो यह क्या बन गया, बैटरी, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा, यह किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, तार से, तो यह हमारा कंडक्टर वायर हो गया बच्चों। तीसरा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, जिसे हम कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कुंजी। ध्यान रखना, बंद स्थिति का मतलब होता है बच्चों ऑन, और बंद बंद का मतलब क्या होता है, ऑन, और ओपन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ओपन का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। क्योंकि यहाँ पर ये करंट आएगी और यहाँ ये कनेक्टेड नहीं होता बच्चों, तो क्या होता, करंट क्या इसमें जा पाती, नहीं, तो ये बंद हो गया। चूंकि यहाँ पर कनेक्टेड है ना, यह कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट जाएगी। और यह कनेक्टेड अगर नहीं है तो क्या हो गया, ओपन हो गया, और ओपन हो गया तो इसमें से करंट नहीं जाएगी। तो ये आगे मैं चर्चा करूंगा भी इसका। तो ये स्विच हो गया, पहला बैटरी, दूसरा कंडक्टर वायर, तीसरा स्विच हो गया बच्चों। स्विच के बाद से हमारा यहाँ पर एक बल्ब हो गया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रूप में बच्चों। और यह जो बल्ब है कितना विभवांतर पर काम कर रहा है, कितना करंट, कितना वोल्टेज पर इसमें करंट प्रवाहित हो रही है, इसे जानने के लिए हमने एक मशीन लगा दिया जिसका नाम क्या हो गया बच्चों, वोल्ट मीटर हो गया। क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। और फिर कितना करंट फ्लो हो रही है इसे जानने के लिए हमने एक दूसरा डिवाइस लगा दिया जिसका नाम क्या हो गया बच्चों, एमीटर हो गया। और इसके साथ में एक और बात हम जान लेते हैं। आप बच्चों को मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल से, ये जो मैंने रेड एरो से दिखाया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ बच्चों, निगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है बच्चों। कहाँ, निगेटिव टर्मिनल के तरफ विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है, पारंपरिक जो विद्युत धारा की दिशा होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ मानी जाती है, निगेटिव टर्मिनल के तरफ मानी जाती है। जबकि चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, किसका फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से बच्चों, किधर से, निगेटिव टर्मिनल से होकर पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमारे बच्चों ने समझ लिया कि धारा की दिशा क्या होती है, क्या मानी जाती है, और फिर यह जान लिया कि एक जो आदर्श इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। आई होप याद हो गया होगा, बैटरी, दूसरा चालक तार, तीसरा कुंजी, चौथा एक कोई डिवाइस होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बल्ब ले लिया, उसके बाद वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए, और एमीटर करंट का परिमाण मापने के लिए, ठीक है। और फिर जो धारा की दिशा मानी जाती है वह पॉजिटिव टर्मिनल से, धन ध्रुव से, है ना, निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ मानी जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वह विद्युत परिपथ में निगेटिव टर्मिनल से कहा, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होता है। तो ये बातें हमारे बच्चों को क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े हम। तो अब जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम
यूज करते हैं तो सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको किस प्रकार इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों जो सेल होता है ना, क्या होता है, सेल जो एक सोर्स ऑफ करंट के रूप में काम करता है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एक बड़ी लाइन लेते हैं और एक छोटी लाइन, फिर कंडक्टर वायर से दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं, यह सेल का हो जाता है बच्चों। और यह भी मैंने बताया था कि दो हम सेल ले लें बच्चों, दोनों सेल लेने के बाद में हमने क्या किया, दो या दो से अधिक सेल अगर हम ले लेते हैं और इन सेलों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है बच्चों, यह बैटरी बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बैटरी बन जाता है, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि जो स्विच होता है, स्विच को दिखाने का कई तरीका है। हम स्विच को ऐसे भी दिखाते हैं, स्विच को ऐसे भी दिखाते हैं, ये ऑफ है ना, ये ओपन है बच्चों। ऑफ का मतलब यहां पर ऑफ स्विच है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, इसे ध्यान रखना, आप लोग गलती कर लेते हो, ओपन है ना, करंट नहीं जा पाएगी। और यही अगर ऑन को दिखाना हो, किसको दिखाना हो, ऑन, तो ऑन को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड स्विच बोलेंगे। और यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं बच्चों, ये स्विच क्लोज्ड हो गया मतलब ऑन हो गया। एक और दिखाने का तरीका होता है बच्चों कि अगर हम बात करें तो यहां से हमने ले लिया, यहां पर हमने ले लिया, अगर ऐसे दिखा दिया तो ये ऑफ स्विच है यानी ओपन स्विच है। और फिर क्लोज स्विच को दिखाने का एक यह भी तरीका है कि यहां से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यह बात भी हमारे बच्चे समझ गए। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर एक तार है और बिना इसको, अगर मान लीजिए इस तार का नाम हम दे दें ए बी और इसका नाम दे दें हम सी डी। सी डी में अगर करंट इधर से इधर आ रही है, सी से डी के तरफ, और ए बी में करंट की तरफ जो दिशा है वो ए से बी के तरफ है, और इस करंट से इस करंट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यह तार इस पॉइंट पर कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे दिखाएंगे। अगर कनेक्टेड है, मैं इससे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये जंक्शन नहीं है दो तार का, ऐसे ही सिंपली ऊपर से गया हुआ है, तो हम ऐसे दिखाने के बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि हम क्या करें, ऐसे दिखा दें कि ये तार ऊपर से गया है लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये तार कनेक्टेड हो गया, मेटेल जो अंदर प्लास्टिक की कोटिंग के अंदर जो मेटेलिक वायर होता है, अगर वो कनेक्ट हो गया तो उसको यहाँ पर हम पॉइंट दे करके दिखा देते हैं कि यह तार इससे यहाँ पर कनेक्ट हो गया। और यह क्रॉस किया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ है तो हम ऐसे दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो बात करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाना हो तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए बच्चों ऐसे डायग्राम हम बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का हो जाता है। अगर एमीटर का बनाना हो, एमीटर क्या करता है, यह करंट के परिमाण को बताता है, तो यह पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं बच्चों। अगर वोल्ट मीटर बनाना हो तो हम यहाँ वोल्ट मीटर भी दिखा लेते हैं बच्चों। ठीक है, अगर रेसिस्टर को दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, रेसिस्टर के लिए ऐसे करके फिर हम ऐसे दिखा लेते हैं, यह रेसिस्टर हो जाता है। एक और बात आती है रियोस्टेट, क्या आती है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट कैसे दिखाते हैं, तो मैं उसकी बात करूं तो रियोस्टेट को, है ना बच्चों, रियोस्टेट को हम ऐसे दिखा लेते हैं, या फिर रियोस्टेट को दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है, वह है बच्चों ऐसे करके हम ऐसे कर लेते हैं। और यह क्या होता है कि यह वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसमें ऐसी व्यवस्था रहती है, ऐसा एकोमोडेशन रहता है जिससे हम सर्किट के रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। तो इतने सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं, ये सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी यह एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है विभवांतर। अब अगर हम बात करें बच्चों, अब अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड
पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और मैंने देखा है, अपने अनुभव की बात मैं करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कंटेंट को, इस टॉपिक को रट लेते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो रट लेते हैं और फिर वो समझते हैं कि यह टॉपिक हमें समझ में आ गया। तो यह क्या है बच्चों? विभवांतर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विद्युत, इसको बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विभवांतर बोलते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। क्या है? विद्युत विभव क्या है। फिर हम दो जब पॉइंट के बीच में, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इस पॉकेट में भी कुछ पैसे हैं और इस पॉकेट में भी कुछ पैसे हैं। मैं पूछूं कि इन दोनों पैसों में डिफरेंस क्या है, तो इस पैसे में से इस पैसे को या इस पैसे में से इस पैसे को आप माइनस करके डिफरेंस बता देते हो। उसी तरह से दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल, इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, कुछ इसका भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, और दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसे क्या, किस नाम से जानेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानेंगे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विभव बोलते हैं। यह क्या है, क्यों है ना? पहले इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों हम कुछ एनालॉगी एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप लोगों से के सामने मैं कुछ प्रश्न रख रहा हूं, जवाब दोगे। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, लोहे का एक सॉलिड स्फीयर है। किसका? लोहे का एक सॉलिड स्फीयर है, और है ना, और एक दूसरा लोहे का सॉलिड स्फीयर है बच्चों यह, ठीक है। माना इससे ये 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, इससे यह 10 टाइम्स बड़ा है। सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों लोहे के बने हुए हैं, दोनों सॉलिड है बच्चों। अंतर है कि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। अब समझने के लिए बच्चों, माना इसको हमने 10,000 जूल हीट एनर्जी इसे दे दिया, और इसे बच्चों हमने कितना? 10,000 जूल, ठीक है। 10,000 जूल हीट एनर्जी मैंने इसे दे दिया, 10,000, ठीक है। और इसे हमने माना बच्चों कि 5,000 जूल हीट एनर्जी मैंने इसे दे दिया। अब आप बच्चों से अगर प्रश्न पूछूं, बताइए किसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए के पास कि ऑब्जेक्ट बी के पास? तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर तो सीधा दिख रहा है कि इसके पास ज्यादा है, तो ये होगा नहीं, नहीं तो सर पूछते नहीं, इसलिए आंसर बोलेंगे बी के पास। तो फिर ऐसा बोलने वाले बच्चों का आंसर गलत हो गया, है ना, ज्यादा सोचने के कारण, ब्रेन अप्लाई न करने के कारण। सच्चाई यही है कि इसके पास 10,000 है तो ज्यादा है, इसके पास 5,000 है तो कम है। अब हम इतना हीट एनर्जी देने के बाद में अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के टच में ला दें। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें? एक दूसरे के टच में ला दें। तो मेरा प्रश्न है आप सबसे कि बताइए कि जो टेम्परेचर होगा, क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वह ए से बी के तरफ जाएगा या फिर बी से ए के तरफ जाएगा? समझ में आ गया? 10,000 जूल दे दिया हीट एनर्जी, 5,000 जूल उष्मा ऊर्जा, 10,000 जूल उष्मा ऊर्जा मैंने दे दिया, और देने के बाद दोनों को एक दूसरे के टच में ला दिया। तो मेरा प्रश्न है कि बताइए जो टेम्परेचर है वो ए से बी के तरफ जाएगा कि बी से ए से बी या फिर बी से ए के तरफ? तो हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यह जो टेम्परेचर होगा यह
ए से बी के तरफ जाएगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, बी से ए के तरफ जाएगा। तो मैं बताऊं, इन दोनों ही ये दोनों ही आंसर गलत है बच्चों। जिसने कहा कि ए से बी के तरफ जाएगा उनका भी आंसर गलत है, और बी से ए के तरफ जाएगा उनका भी आंसर गलत है। क्योंकि टेम्परेचर कोई चीज नहीं होती है जो एक जगह से दूसरे जगह जाए बच्चों। टेम्परेचर कोई चीज नहीं होती है जो एक जगह से दूसरे जगह जाए, बल्कि जाने के लिए जो होता है वो होता है आपको ऊष्मा ऊर्जा होता है बच्चों। क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा, जिसे हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं, वह जाती है। जब हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में जाती है तो उसका टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ जाता है, और उसमें से हीट एनर्जी निकाल लेते हैं तो उसका तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कोई चीज नहीं है जो चली जाए और फिर चली आए। उदाहरण के लिए, कई बार जब आपको दूध पीने होते हैं और दूध बहुत गर्म होता है, तो क्या करते हो? एक गिलास में दूध डालने के बाद में आप क्या करते हो कि एक गिलास में दूध भरने के बाद में इसको क्या करते हो? पानी से भरे हुए कंटेनर में इसे डाल देते हो। फिर क्या होता है कि ये पानी जो होता है ये गर्म हो जाता है और दूध आपका ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से हीट एनर्जी निकलकर पानी को गर्म कर देती है। तो निकलने आने जाने वाली कोई चीज है तो वह हीट है, उष्मा है, न कि बच्चों टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो मेरा प्रश्न ही गलत था, क्योंकि मुझे जांच करना था कि क्या आपके पास समझ है कि नहीं कि उष्मा और टेम्परेचर जो है दोनों दो चीजें होती हैं। उष्मा ऊर्जा का जो मेजरमेंट होता है वो टेम्परेचर के रूप में होता है बच्चों। ज्यादा उष्मा ऊर्जा ज्यादा टेम्परेचर, कम उष्मा ऊर्जा कम टेम्परेचर। ठीक है, यह बात हो गई। अब आते हैं, फिर से हम इसको लेते हैं, अब सही प्रश्न के साथ आप लोगों को रखते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि बताइए कि ऐसे सिचुएशन में जो हीट एनर्जी होगी, क्या बच्चों, जो हीट एनर्जी होगी वो बताइए अब ए से बी के तरफ जाएगी कि फिर बी से ए के तरफ जाएगी? अब क्या जवाब होगा? तो कुछ बच्चे हमारे सोचेंगे कि सर यहाँ पर हीट एनर्जी ज्यादा है 10,000 जूल, यहाँ पर कम है 5,000 जूल, इसलिए जो हीट एनर्जी होगी वो ए से बी के तरफ जाएगी। कारण यह है कि ए के पास में ज्यादा हीट एनर्जी है और बी के पास में क्या है? कम है। यानी अधिकांश बच्चों का आंसर ए से बी के तरफ होगा। अनफॉर्चुनेटली यह आंसर भी गलत है बच्चों। अब क्यों गलत हो गया? तो देखिए होता क्या है बच्चों, समझने के लिए मैं अगर कहूं आपको कि यह इससे 10 गुना लगभग बड़ा है, एक अंदाजा बच्चों, इससे 10 गुना बड़ा है, और माना माना कि इसमें 10 गुना बड़ा है, ठीक है, तो इसमें 10,000, समझने के लिए सिर्फ माना कि इसमें 10,000 पार्टिकल्स हैं। कितने? ये 10,000 छोटे छोटे, समझने के लिए सिर्फ 10,000 छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो बताइए बच्चों, जब 10,000 जूल हीट एनर्जी देंगे तो एक पार्टिकल को कितना मिलेगा? तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों? 10,000। टोटल एनर्जी हमने कितना दिया है? 10,000 जूल। और कितने पार्टिकल्स हैं? तो 10,000 पार्टिकल्स हैं। तो 10,000, तो एक पार्टिकल को कितना एनर्जी मिला? 1 जूल एनर्जी एक पार्टिकल को मिला। अब बताइए, यहां पर इससे 10 गुना था, अब इसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी है? 1,000। यहां से हटाते हैं बच्चों, चूंकि इसके 10 गुना लगभग मैंने माना था, तो 1,000 मान लेते हैं। 1,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। और यहाँ हीट एनर्जी कितना दिया है बच्चों? तो 5,000 जूल हमने हीट एनर्जी दिया था। और इसमें पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों? तो मैंने माना कि 1,000 पार्टिकल्स इसके अंदर है। तो 1,000 पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, तो ये कितना बच गया बच्चों? तो 5 जूल एनर्जी यहाँ पर एवरी पार्टिकल्स को मिला है। इसका मतलब इसके पार्टिकल के पास में, एक पार्टिकल के पास में कितना एनर्जी है बच्चों? तो 1 जूल एनर्जी है। और इसके पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी है बच्चों? तो अभी आपने देखा कि 5 जूल एनर्जी है। अब मैं आपसे पूछूं कि
ये आयरन का यह भी पार्टिकल है और यह भी आयरन का ही पार्टिकल है, तो ज्यादा गर्म ये होगा कि ज्यादा गर्म ये होगा? ये सेम पार्टिकल्स हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि ये ज्यादा गर्म होगा। इसका मतलब इसके सब पार्टिकल्स के पास में 5-5 जूल हीट एनर्जी होगी। ऐसे केस में यह ज्यादा गर्म होगा और यह कम गर्म होगा। भले हमने एज ए होल ज्यादा एनर्जी दिया था, लेकिन वो ज्यादा पार्टिकल्स में बंट गया था। यहाँ भले कम एनर्जी दिया है, लेकिन बहुत कम पार्टिकल्स में बांटा है, इसलिए इसे ज्यादा मिला हीट एनर्जी। और जब ज्यादा हीट एनर्जी एवरी पार्टिकल को मिला तो ये ज्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म होगा। तो कभी भी हीट एनर्जी जो होती है ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट से निकल करके कम गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ आती है। मतलब हाई टेम्परेचर से, क्या बच्चों, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ जो हीट एनर्जी होता है इसका फ्लो होता है। यह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता कि किधर हीट एनर्जी ज्यादा है, किधर हीट एनर्जी कम है। यह किधर फ्लो होगा यह डिसाइड होता है टेम्परेचर डिफरेंस से। किससे? टेम्परेचर डिफरेंस से बच्चों। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे बच्चों ने समझ लिया। यहां पर मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं कि जो हीट एनर्जी होती है वह हीट एनर्जी किधर से किधर जाएगी यह डिसाइड कौन करता है? तो टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर जो होता है, ताप में जो अंतर होता है वह डिसाइड करता है, न कि क्वांटिटी से डिसाइड होता है बच्चों। ठीक उसी तरह से एक दूसरा लेते हैं एनालॉगी। मान लीजिए ये एक इस तरह का सेटअप है बच्चों, और इस तरह के सेटअप में यहां पर हमने एक, ये ट्यूब हो गया यूसेप्ड, ठीक है, ये ट्यूब हो गया बच्चों यूसेप्ड। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, और यहां पर हमने एक भाल्व लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? भाल्व लगा दिया। जो जो भी फ्लूइड इसमें डालेंगे वो इधर इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाने से रोकेगा। जब हम चाहेंगे तब भी फ्लूइड का फ्लो होगा बच्चों। अब इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए बच्चों कि इसमें हमने क्या किया कि पानी जो है यहां तक भर दिया, पानी मैंने यहां तक भर दिया, यहां तक, ठीक है। और इसमें जो पानी है हमने यहां तक भर दिया बच्चों। ये ए है और इस आर्म को मैं बी मान लेता हूं। इसमें पानी मैंने यहां तक भर लिया। अब मैं आप सबसे प्रश्न पूछूं बच्चों कि इस भाल्व को खोल दें जिससे पानी इधर या इधर आ जा सके, तो बताइए पानी इधर आएगा मतलब ए से बी के तरफ, या पानी बी से ए के तरफ जाएगा? सोच के बताइए। तो आप बच्चे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर हम बात करें, यहां तक पानी ले लेते हैं, हम बात करें सर तो इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है। पानी ज्यादा है इसलिए क्या होगा कि पानी आसानी से किधर से, बी से ए के तरफ जाएगा, क्योंकि इधर पानी कम था। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, कुछ के इधर पानी कम है और इधर पानी ज्यादा है इसलिए पानी इधर से इधर जाएगा। जबकि ट्रूथ ये है, करेक्ट आंसर ये है कि जो वाटर का फ्लो होगा बच्चों वो ए टू बी के तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जो होता है, पानी का फ्लो किधर से किधर होगा यह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ये लेवल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हमेशा जो लिक्विड्स होते हैं वो हाई लेवल से फ्लो होकर के किधर आते हैं? लो लेवल के तरफ आते हैं। किधर आते हैं? लो लेवल के तरफ आते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई। चलिए मैं इसको और आसान बना देता हूं। अगर मैं इसी चीज को ऐसे कह दूं कि मान लीजिए बच्चों एक कंटेनर है, इसमें हमने यहां से पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद हमने पानी इसमें यहां तक भर दिया, ये सब पानी भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहां पर इस रीजन में हमने पानी क्या किया, यहां तक भर दिया। अब मैं अपने बच्चों से पूछूं, यह जो क्षेत्र है ए है और यह जो क्षेत्र है वो बी है, पानी किधर ज्यादा है, ए में कि बी में? तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर बी में ज्यादा पानी है। अब मैं पूछूं कि अगर हम पार्टीशन को हटाएं तो पानी बताइए इधर से इधर आएगा कि बी से ए के तरफ जाएगा?
तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पानी का लेवल ज्यादा है, इसलिए पानी इधर से किधर आएगा, इधर के तरफ, ए से बी के तरफ आएगा। मतलब कोई भी जो लिक्विड होते हैं, पानी हो या फिर कोई दूसरा लिक्विड हो, कोई भी द्रव है ना, कोई भी द्रव अर्थात कोई भी लिक्विड है बच्चों, उसका जो फ्लो होता है, उसका फ्लो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, उसका जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है लेवल डिफरेंस पर। किस पर? लेवल डिफरेंस पर। हाई लेवल से लो लेवल के तरफ फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का। तो दो बच्चे हमारे बच्चों ने दो बात को जान लिया कि हीट एनर्जी का फ्लो भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, और किसी द्रव का भी जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस पर और लिक्विड का फ्लो लेवल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसका जो फ्लो होता है यह डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो हमारे बच्चों ने एक एनालॉजी के रूप में क्या देखा कि जिस प्रकार टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एनर्जी का फ्लो होता है, जिस प्रकार लेवल डिफरेंस के कारण लिक्विड का फ्लो होता है, उसी तरह से करंट का मतलब विद्युत धारा का फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब लेवल डिफरेंस तो समझते हो, टेम्परेचर डिफरेंस भी समझते हो, जो ज्यादा गर्म है उसका ज्यादा टेम्परेचर, जो कम गर्म है उसका कम टेम्परेचर, तो ये तो समझते हो, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं समझते हो। तो चलिए फिर देरी किस बात का, अब हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि बिना इसके करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो अब कहता है बच्चों, देखिए माना यहां पर कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है बच्चों, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो आप जानते हो कि जो भी चार्ज्ड बॉडी होते हैं, आवेशित जो पदार्थ होते हैं, वह दूसरे पदार्थ पर आकर्षण या विकर्षण का बल लगाते हैं। यह आकर्षण का बल होगा कि विकर्षण का बल होगा, यह निर्भर करता है कि उस सामने वाला जो पदार्थ है, पार्टिकल है, वो कैसा है। क्योंकि आप सब जानते हो कि सिमिलर चार्जेस वाले दो बॉडी होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा, और डिसिमिलर चार्ज वाले, है ना, दो बॉडी होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज हमने बॉडी ले लिया बच्चों, तो इसके चारों तरफ एक एरिया होता है। क्या होता है? इसके चारों तरफ एक एरिया होता है बच्चों, जिस एरिया को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलेंगे, है ना, वैद्युत क्षेत्र। तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड फील्ड वैद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? तो किसी आवेशित कण के चारों तरफ वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक इसके फोर्स को, इसके बल को महसूस किया जा सकता है, उसी एरिया को हम लोग वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी चार्ज्ड बॉडी, किसी आवेशित कण के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव किया जा सकता है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे बच्चों? वैद्युत, वैद्युत, मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब विचार कीजिए, इस फील्ड के बाहर अगर कोई चीज है तो वो इसके लिए इंफिनिटी हो गया। क्या हो गया? इसके लिए इंफिनिटी हो गया। माना बच्चों कि यहां भी एक पार्टिकल है और यह भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो बोलिए ये कहां पर है? यह इंफिनिटी पर है। इसके फील्ड से बाहर हो गया तो कहां हो गया? इंफिनिटी पर हो गया। अब हम इसको उठा कर लेकर के आए बच्चों, उठा कर लेकर के आए, यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे हम लेकर के आते हैं बच्चों, यहां से लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए मैं यहां तक लाया, पॉइंट ए तक लाया, तो अब क्या होता है, इधर तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में घुसते हैं, तो इसके और इसके बीच में
प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है। किसका बल लगने लगता है? प्रतिकर्षण का, है ना। वो रिपेल करता है एक दूसरे को। तो अब हम जबरदस्ती लेकर के आते हैं। तो जब जबरदस्ती लेकर के आएंगे तो एक कंसेप्ट है बच्चों जिसे आप सबको याद रखना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में, नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो फोर्स बिना सटे लगाए जा सकती है उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो जब भी किसी हम असंपर्क बल के अगेंस्ट में, है ना बच्चों, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं तो वह खर्च एनर्जी जो होती है उसमें जाके जमा हो जाती है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। कब जमा होती है? जब कभी भी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में असंपर्क बल के विपरीत अगर कोई काम करते हैं, उस काम करने में जो एनर्जी खर्च होती है वह एनर्जी उस वस्तु में जमा हो जाती है, और जिस रूप में जमा होती है उस रूप को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर मैं एक पत्थर का टुकड़ा ले लूं और यहां से पैर पर गिराऊं, सिर्फ छोड़ दूं, पैर पर गिरे तो नुकसान पहुंचाएगा, और इस ऊंचाई से अगर मैं छोड़ू पैर पर तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों भाई? पत्थर तो वही है ना। तो जैसे ये हाइट बढ़ता है इसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो नुकसान करने की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि जमीन से जब यहां उठाया था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमने कम काम किया था, इसलिए कम एनर्जी जमा हुई थी। और जब यहां तक मैं लेकर के आया तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में ज्यादा काम किया तो ज्यादा एनर्जी जमा हो गई। तो यहां भी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स लगने लगता है जो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जबरदस्ती हम लेकर के आ रहे हैं तो ये जबरदस्ती में जो एनर्जी खर्च होती है वह एनर्जी यहां जमा हो जाती है, और इसी जमा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं बच्चों? इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में यह पॉइंट कहां होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। क्यों वैद्युत क्षेत्र के अंदर? क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं होगा तो हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, और काम नहीं कर रहे हैं तो वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा नहीं होगी बच्चों। तो इसलिए हम क्या किए? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, और वह जो बिंदु है वह कहां होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। तो लाने में जो वर्क होता है, जो एनर्जी खर्च होती है, वही एनर्जी जमा हो जाती है, और उसी जमा एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों कि ये बताइए कि हमने ये ए पर लाया, फिर थोड़ा और काम करके हमने इसको यहां बी तक ला दिया। कहां ला दिया? बी पर। तो अब बताइए आप लोग कि पोटेंशियल जो यह पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ए पर ज्यादा होगी या फिर बी पर ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर आपने इस रिपल्सिव फोर्स के, इस प्रतिकर्षण वाले बल के अगेंस्ट में यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है, यानी बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ए पर कम होगी। अगर अच्छा, तो ये जो जमा एनर्जी है उसका नाम मैंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। रिमेंबर कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो अब बताइए, जो ए पर एनर्जी होगी उसको हम मान लेते हैं कि वीए है, और बी पर जो एनर्जी होगी उसको मान लेते हैं कि वीबी है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि बताइए ये वीए ज्यादा है कि वीबी ज्यादा है? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर कि वीबी ज्यादा है। किससे? वीए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी
अगर हम VB माइनस VA कर दें तो इसी का नाम दे देते हैं क्या बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दे देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों अब हम जल्दी से इन दोनों चीजों को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मतलब एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, और यह बिंदु कहां होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। लाने में जो वर्क होता है, जो एनर्जी खर्च होती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसे भी से डिनोट किया जाता है। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी से डिनोट किया जाता है, और संयोग से बच्चों इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, और उसे भी से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो अगर कोई लिखता है V इक्वल टू 5V, तो मैथ में तो ये ठीक नहीं है। V इक्वल टू 5V कैसे होगा? लेकिन यहाँ फिजिक्स में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कि यहाँ पर जो भी है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, और यहाँ जो भी है वह यूनिट है जिसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्या बच्चों? वोल्ट। तो V इक्वल टू 5 वोल्ट। तो हमारे बच्चों ने समझ लिया कि यूनिट मतलब एकांक धनावेश को अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक लाने में, वह बिंदु कहां होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। लाने में जो काम होता है, जो एनर्जी खर्च होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना? विभवांतर क्या है? तो कहता है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। एक बिंदु कौन सा है ये? तो ये A हो गया। दूसरा बिंदु कौन सा है? B। ध्यान रहे कि ये दोनों बिंदु कहां होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। तब यहां से यहां लाने में किसको? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। उसे हम हिंदी में विभवांतर बोलेंगे बच्चों। तो विभवांतर का दो डेफिनेशन हो जाता है। विभवांतर का दो डेफिनेशन हो जाता है। आप कह सकते हो कि क्या? कि दो बिंदुओं के बीच में विभवों का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। और दूसरा कह सकते हो कि एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब हो गया एक कूलम्ब, एक कूलम्ब आवेश, एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और उसका भी मात्रक वोल्ट होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल विभव में से इलेक्ट्रिकल विभव घटाओगे तो इलेक्ट्रिकल विभव ही आएगा, और उसका मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? भी से डिनोट करते हैं। और यह मशीन जो इस वोल्ट को मेजर करता है उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हमारे बच्चों से कोई पूछेगा कि बताइए क्या डिफरेंस होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो आप लोग आसानी से बता सकोगे कि अगर हम अनंत से लेकर के आएंगे किसी बिंदु तक तो वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वह विद्युत विभव होगा। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो ये दोनों बिंदु कहां होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो लाने में जो वर्क होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों ने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा कि यह विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है, और इसी की वजह से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है बच्चों। तो जब हम अगले क्लास में आप लोगों के सामने आएंगे बच्चों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज मैं बात करूं तो कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो है ओम्स लॉ। क्या बच्चों? ओम्स लॉ। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आप ये मान के चल सकते हो कि आगे जो अगला क्लास है उसमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।